अब साउंड आ रहा है? चलिए अब आ जाइए। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? शुभ प्रभात। अब साउंड आ रहा है? चलिए अब साउंड आ गया है। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इतिहास बोध पर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इतिहास बोध ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस का जो अपडेट है वो मिल जाएगा, और जो मेरे PDF है, लेक्चर के PDF है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, सब लोग बढ़िया। चले फिर शुरू करते हैं। कल शाम को हमने 40 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 40 से आगे का कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, स्लाइड सबको प्रॉपर शो हो रही है? चलिए सबको गुड मॉर्निंग, और फिर शुरू करते हैं हम। चलिए लो जी। ठीक है, 41 से हम शुरू करने वाले हैं आज। पिछले कल हमने 40 तक कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने कल शाम की क्लास को अटेंड किया होगा उन्होंने देखा होगा। 41 को देख लीजिए आप। What did the ruler of Nava and Jind offer Ranjit Singh as a token of accepting his subordination? ठीक है, नाभा और जिंद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट की थी? अपने किले, अपना भूभाग, कीमती उपहार या अपने घोड़े? 41 का क्या होगा? राइट, सी। 41 का सी होगा। ठीक है, रणजीत सिंह जो थे वो सिखों के क्या है, राजा बनना चाहते थे, शासक बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिखों के जो मतलब जो अपने आसपास के जो क्षेत्र थे, रियासतें थी, उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पटियाला के ऊपर वो आक्रमण करते हैं। नाभा, जिंद जो हरियाणा में क्षेत्र है, उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था, और वहाँ के जो शासक है उन्होंने रणजीत सिंह की अधीनता भी स्वीकार की थी और उनको भेंट के रूप में कीमती उपहार प्रदान किए थे। ठीक है, चलिए सी समझ हो गया, ये 41 समझ आ गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए 42। Indicate the newspaper mentioned below with which Gandhiji was not associated. ठीक है, कौन सी ऐसी पत्रिका है जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, हरिजन, यंग इंडिया। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड। यूथ पाठशाला, हेलो सर, हेलो सबको, हेलो। चलिए 42 का जल्दी से बता दीजिए। बी। रजनी शर्मा गुड मॉर्निंग। शीतल तोमर बी। सीमा त्यागी बी। बहुत खूब, लाजवाब। दीपक
बी। चलिए सबके आंसर आगे होंगे आई थिंक। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। इंडियन जो मिरर है इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। गांधी जी के जो पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया थे। जो इंडियन मिरर था इसको 1861 में किसने चलाया था, कोई बताएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये चलाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर। और बाकी सब जो पत्रिकाएं हैं वो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, हरिजन है जो 1932 में चलाई गई थी, हरिजन। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका जो इंडियन मिरर है वो गांधी जी से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। (43) ठीक है, यहाँ पे आपको एक लिस्ट में प्रिंसली स्टेट दिए गए हैं और दूसरी साइड गन सैल्यूट्स जो उनको दिया जाता था, तोपों की सलामी का अधिकार जो दिया जाता था, ये आपने बताना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो जल्दी से बताइए कि जो सांगली था उसको कितने तोपों की सलामी दी जाती थी? ग्वालियर, धौलपुर और कच्छ। जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें, उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। तोपों का अधिकार था कि वो इतनी तोपों की सलामी दे सकते हैं, एक लिमिट फिक्स कर दी गई थी रियासतों के लिए। तो सांगली जो आपका था इसको दी जाती थी। चलिए पहले आंसर बता दीजिए, आप लोगों के आंसर आ जाएं सबके। मोहन शिमला डी, यूथ पाठशाला का भी डी है, दीपक जी डी। अच्छा चलिए डी, सबका डी आ रहा है। काव्या डी। चलिए सबके कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूं। राहुल ए। सांगली जो रियासत थी इसको दी जाती थी 9 तोपों की सलामी। ठीक है, कितनी दी जाती थी? 9, यानी कि ए का आपका 2 हो जाएगा, तो ए का 2 यहाँ पे है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन से ही आपका आंसर सही आने लगता है, कूट वाला जो प्रश्न होता है। ठीक है, और जो ग्वालियर था सबसे ज़्यादा ग्वालियर को दी जाती थी 21 तोपों की सलामी। ग्वालियर को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। धौलपुर रियासत को 15 और कच्छ रियासत को 17 रियासतों की क्या है, सलामी दी जाती थी। ये आपने बिल्कुल याद कर लेना है कि किस रियासत को कितने तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, रजनी शर्मा नो आइडिया, कोई बात नहीं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस रियासत को सबसे जो ज़्यादा थी वो ग्वालियर को दी जाती थी 21। ठीक है, उसके बाद सबसे कम सांगली 9। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या है, मैच करना है और करेक्ट आंसर आपने बताना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, क्लाइमेट इटली, माउंट बेटन, लिलिंथगो, वेबल। ये प्लान है जो इनके द्वारा चलाए गए थे अगस्त, जैसे अगस्त ऑफर है, ब्रेकडाउन प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान है,
आपका प्लान वल्कन है। तो इनको कौन इनके साथ एसोसिएट था, किसने अगस्त, आप सभी जानते हैं अगस्त ऑफर जो था किसने शुरू किया था? चलिए जो क्लेमेंट इटली थे, इन्होंने कैबिनेट मिशन कब इंडिया आया था? कब आया था कैबिनेट मिशन? कमेंट में बताओ। माउंटबेटन जो थे, इनको प्लान वल्कन के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो प्लान था। ठीक है। लॉर्ड लेलिंथगो, अगस्त ऑफर, और वेवेल ने ब्रेक डाउन प्लान। ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन बिल्कुल सही, 1946। 29 कौन बता रहा है? यूथ पाठशाला। अरे 29 में कहाँ? अगस्त ऑफर, चलिए नेक्स्ट शुरू करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्लाइड पे। चलिए 45। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम? ठीक है। कौन सी जो समस्या थी, इमीडिएट प्रॉब्लम थी, जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत करना पड़ा? ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज आफ्टर पार्टीशन, डिवीजन ऑफ सिविल सर्विसेज, पर्सनल, डिवीजन ऑफ मिलिट्रीज। ठीक है। सैन्य परिसंपत्ति का जो विभाजन था, एंड कम्युनल एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम। 45 का डी बिल्कुल सही, सांप्रदायिकता एवं शरणार्थी की समस्या। भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो उस समय भारत के सामने सबसे जो प्रमुख समस्या थी वो थी रिफ्यूजी प्रॉब्लम की। ऊपर से क्या था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, सिख, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में सांप्रदायिकता भड़क उठी थी, और पाकिस्तान से 60 लाख शरणार्थी जो है इंडिया में आ गए थे। अब भारत ने उन शरणार्थियों के लिए एक विभाग की स्थापना की, और उनके विस्थापन के लिए, रिफ्यूजी जो प्रॉब्लम थी, शरणार्थी जो आए थे, ठीक है, उनके विस्थापन के लिए एक विभाग बनाया। और ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्हें कहाँ बसाया जाए, उनके लिए कहाँ पर क्षेत्र प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें थी। और ऊपर से सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसका भी भारत को सामना करना पड़ा था आज़ादी के टाइम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 46। ठीक है। यहाँ पे ऑथर्स दिए हैं और इनकी बुक्स दी हुई है। ये हिस्टोग्राफी से, इतिहास लेखन से प्रश्न है, ठीक है, जिसमें लुसियन फेब्रे, मार्क ब्लॉक, ठीक है, एमिनुअल LR लडूरी, फर्डिनेंड बाडेल, ठीक है, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो आपने बतानी है, और फिर नीचे जो कूट है उसमें से आंसर बताना है। ठीक है। मार्क ब्लॉक का जो बुक है, लुसियन फेब्रे, ये दोनों जो है किससे संबंधित है, किस स्कूल से संबंधित है? एनाल्स। ठीक है। एनाल्स जो स्कूल था
हिस्टोरियन ग्राफी के अंदर। फोर्टी सिक्स का जल्दी से बता दीजिए सब लोग। अर्चना चौहान ए, मोहन शर्मा शिमला सी। अजय अत्री डी। राहुल जी ये बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मार्क ब्लॉक का बुक तो सबको आता होगा, द हिस्टोरियन क्राफ्ट, ठीक है, ये सबको पता है। तो आपका बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि बी का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है, ये कट हो जाएगा। अब आपके ऑप्शंस बचे ए और सी। अब आपको एक बुक और आना चाहिए, लुसियन फेवरे का बुक, ठीक है। इन्होंने कौन सा बुक लिखा, द लुसियन फेवरे ने लिखा द रीजन्स ऑफ फ्रांस फेके कामटे, ठीक है। तो ए का आपका 4 आ गया, यानी कि ए का 4 कहाँ पे है, ए का 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे ये पहले ही कट हो चुका था, तो आपका ए भी कट हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर सी होगा। तो ये बुक जो है आपने बिल्कुल याद कर लेने हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मार्क ब्लॉक ने लिखा है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, जिसको बोला जाता है हिंदी में इतिहासकार का शिल्प, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त किताब है, अगर आप कभी मंगाएंगे तो इसको ज़रूर पढ़ना, हिस्टोरियन क्राफ्ट। और लुसियन फेवरे ने लिखा है द रीजन्स ऑफ फ्रांस फ्रैके कामटे, ठीक है। लडूरी, इन्होंने लिखा है द पीजेंट्स ऑफ द लैंग्यूडॉक। और फर्डिनेंड जो ब्राडेल है, इन्होंने लिखा है द मेडिटेरियन, दी मेडिटेरियन, ठीक है। तो हमारा जो 46 है वो हो गया है राइट आंसर का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए लो जी, 47 द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, इन हिस्टोग्राफी रिलेटेड टू आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। इतिहास लेखन में प्रगति का विचार किससे संबंधित है, ठीक है। रोमेंटिसिज्म, एनलाइटमेंट, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मर्केंटिलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किससे संबंधित है, 47 का बताइए। रोमेंटिसिज्म से है, रोमानीवाद से है, प्रबोधवाद से है, या पोस्ट मॉडर्निज्म से है, या मार्क्स का जो भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। 47 का सी बी। एम के तिवारी ऑफिशियल जुड़ चुके हैं, स्वागत है सबका। रजनी शर्मा सी। पोस्ट मॉडर्निज्म, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिव, शीतल तोमर बी। मनोज सी नो। 47 एनलाइटमेंट। चलिए सबका आंसर आ गया।
अरे बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप गलत नहीं करना था। इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन नेट में गलत करोगे तो फिर क्या फायदा। ठीक है, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस की बात करता है एनलाइटमेंट। ठीक है, प्रबोध जो काल था वो बात करता है एनलाइटमेंट की। पोस्ट मॉडर्निज्म जिसमें जैक्सन डेरिडा, ठीक है, माइकल फुको, ये सारे दार्शनिक थे। और द्वंद्व भौतिकवाद किसने दिया था? मार्क्स ने। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है कि ये आया था मॉडर्निज्म के अगेंस्ट। ठीक है, पहले मॉडर्निज्म आता है, फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म बोलता है कि तर्क के आधार पर, तार्किकता पर, क्या है, फैक्ट्स की बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, और भौतिकवाद क्या बोलता है? मार्क्स का भौतिकवाद वो बोलता है कि जो सोशल स्टडी है वो उसके अंदर हम क्या है, भौतिकता को किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात करता है। दास कैपिटल बुक लिखा है मार्क्स ने। तो प्रोग्रेसिव आइडिया किसने दिया? एनलाइटमेंट ने, एनलाइटमेंट एज जो थी। चलिए 48, the concept of total history is associated with which one of the following schools of historical writings? ठीक है, कौन सा ऐसा स्कूल था जिसने बात की टोटल हिस्ट्री की? मार्क्सिस्ट स्कूल, पॉजिटिविस्ट स्कूल, एनाल स्कूल और सबाल्टर्न स्टडीज। चलिए जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन गलत किया ना किसी ने, फिर देखना। टोटल हिस्ट्री की बात कौन करता है? ठीक है, समग्र इतिहास की संकल्पना इतिहास लेखन विचारधारा में किससे संबंधित है? फोर्टी 48 का देख लीजिए सब लोग, एनलाइट टोटल हिस्ट्री। ठीक है, मनोज डी, एम के तिवारी ऑफिशियल डी। चलिए जल्दी से बताइए, एक्सप्लोर एकेडमी सी। द कंसेप्ट ऑफ टोटल हिस्ट्री। रजनीश शर्मा डी। चलिए देखिए, आपका राइट आंसर होगा एनाल्स स्कूल। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। टोटल हिस्ट्री की बात करता है एनाल्स स्कूल। ठीक है, सबाल्टर्न बात करता है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। ठीक है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, ये इनका टोटल हिस्ट्री का कंसेप्ट है एनाल्स का। और सबाल्टर्न का बात करता है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी कि उनके इतिहास की बात करता है जिनके बारे में आज तक नहीं लिखा गया। सबाल्टर्न बात करता है उनके बारे में। टोटल हिस्ट्री के बारे में बात करता है एनाल स्कूल। मार्क्सिस्ट बात करते हैं वर्ग संघर्ष के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं वर्ग संघर्ष के बारे में। और पॉजिटिविज्म स्कूल जो है प्रत्यक्षवाद, जिसके जो प्रतिपादक थे कौन थे? कमेंट में बताओ। पॉजिटिविज्म स्कूल किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे आपने दो चीजें याद रखनी है। जो एनाल्स स्कूल है बात करता है टोटल हिस्ट्री की, सबाल्टर्न बात करता है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की। ठीक है, फोर्टी 48 सबको समझ आ गया?
यस, अगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद विचारधारा को स्थापित किया था। पूनम देवी काम्टे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फोर्टी 49। ठीक है, गुट निरपेक्ष नीति के प्रमुख निर्धारक थे। द पॉलिसी ऑफ एनलाइटमेंट क्या था? नस्लवाद का विरोध या फिर राजतंत्र का विरोध, ए बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, कोई बताएगा? और कब शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन तो सबका सही होगा। शीतल तोमर, सीमा त्यागी, MK ऑफिशियल, पूनम, रजनी शर्मा, सबके आंसर आगे। मोहन शिमला, बिल्कुल राइट, सी राइट होगा। ठीक है, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था 1961 में पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक है, और भारत के जो नेता थे नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, इनके द्वारा गुट निरपेक्ष एक आंदोलन था। ठीक है, जब विश्व दो गुटों में बट गया था तो एक तीसरे गुट तो हम नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक तीसरा गुट इस तरीके से बन गया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। यानी कि गुट निरपेक्ष का मतलब था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, लेकिन सभी गुटों से क्या है, सहयोग लेना, सभी गुटों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध रखना। एक गुट था, एक था USSR और एक था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमको किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। हम विकासशील देश थे उस समय और हमको दोनों ही गुटों की क्या है, सहयोग की आवश्यकता थी। तो हमने एक नीति अपनाई जिसको गुट निरपेक्ष की नीति कहा गया, और जिसमें ये बात की गई कि हम दोनों ही गुट का सहयोग करेंगे और दोनों ही गुट से सहयोग प्राप्त भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Who among the following is author of The Cold War and Its Origin? The Cold War and Its Origin नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। The Cold War, ठीक है, Cold War and Its Origin। फिफ्टी का देख लो सब लोग, क्या आएगा राइट आंसर? द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन। पढ़िए किसी ने ये बुक कि किसने लिखी? अनुषा वर्मा सर, प्लस पर कब से क्लास है? प्लस पर तो अभी नहीं है, अनअकैडमी पर, अनअकैडमी का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो आ गया है, पिछले कल रात को उनका मेल आया था, और शायद मैं आज शाम को क्लास ले सकता हूँ, या कल से तो पक्का है। कल से मैं स्पेशल लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ अनअकैडमी पर भी, वहाँ पे आप सब लोग जुड़ जाइए। सर हिस्टोग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल सब कुछ मिलेगा आपको। हिस्टोग्राफी के नोट्स जो मेरे पास है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए।
और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो कोल्ड वॉर की हम बात कर रहे थे, फिर उसके बाद बात करेंगे कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, जो बुक लिखी है DF फ्लाइमिंग ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है, DF फ्लाइमिंग का ये बुक है, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 10 में से आउट ऑफ 10 कितने सही हुए हैं, ईमानदारी से बताना आपने। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेट में आएंगे और आप बाद में पछताएंगे कि अगर आप पूरी क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है कब हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लें, बीच में या लास्ट में या आगे पीछे, कभी भी। ठीक है, तो बिल्कुल सीरियस तरीके से आप क्लास को लीजिए। और अनअकैडमी पे अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे अभी फ्री है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। मेरे को अभी 30 क्लासेस लेनी है, 30 स्पेशल लाइव क्लासेस लेनी है, जिसके अंदर मैं आपको मैक्सिमम MCQs सॉल्व करवा दूंगा। हम मैक्सिमम 1500 MCQs को सॉल्व कर लेंगे और 1500 MCQs में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे नेट में। ठीक है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, 60। ठीक है, तो अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्लास को ज्वाइन करते हैं या नहीं, आप क्लास को पूरा अटेंड करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, मुझे जो सॉल्व करना है वो मैं सॉल्व करता रहूँगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। फिर अगर आप कुछ टाइम के लिए क्लास में आते हैं और कुछ फिर चले जाते हैं तो बीच में क्या पता हम कोई ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर ले जो नेट में आ जाए और आपको याद रह जाए और आपका काम बन जाए। चलिए, किसी के 10 भी सही हुए हैं, आपका स्कोर मैं देख लेता हूं। दीपक जी 10 में से 8 हुए, यूथ पाठशाला 10 में से 8, शीतल तोमर 10 में से 7, मोहन शर्मा शिमला 8, राहुल 7, अंजुषा वर्मा 2 में से 2, इन्होंने लेट ज्वाइन किया क्लास को, है ना। सर 20-30 क्वेश्चन कर लिया करो। बिल्कुल, हम 20 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। यस सर, क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़ाने वाले हैं हम। अभी एक तो हमारा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा था तो उस वजह से भी दिक्कत था। टाइम क्या है अनुषा वर्मा, क्वेश्चन मोर एंड मोर सर। बिल्कुल, टाइम क्या रहेगा अनअकैडमी पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अनअकैडमी पर कब से लाइव क्लासेस होगा, शायद आज शाम को। मैं दिन में 2 क्लासेस लूंगा, एक सुबह एक शाम को। ठीक है, अनअकैडमी पर भी। और अंजलि राही 10 में से 7 अनअकैडमी पर डेट। चलिए, तो अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाकर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरा जो आईडी है वो है, आपने सर्च करना है प्रकाश चंद। ठीक है, जो मेरा डॉक्यूमेंट पे नाम है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आप प्रकाश चंद सर्च करिए। नेट कैटेगरी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, UGC नेट कैटेगरी आप सर्च कीजिए। सर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो रहा है, आप 2 दिन से ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे ज्वाइन ही नहीं हुआ जा रहा है। सर नेट एग्ज़ाम कब होगा, कोई आइडिया हो तो बता दीजिए। नेट एग्ज़ाम भैया कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से सब कुछ खुलने वाला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब तो खोल दो। एजुकेशन का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बाकी सारी चीज़ें खुल गई है। आप डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का। हाँ, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP इंसर्ट करके लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे फिर कैटेगरी चूज कर लीजिए आप, NTA UGC नेट कैटेगरी। थैंक यू सो मच। ठीक है, सबका धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। और अनअकैडमी पर भी हम शुरू करेंगे, उससे पहले मैं एक बारी आपको लाइव आ जाऊंगा और जो
मेरा क्लास का लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी तक मैंने वहाँ पे क्लास क्रिएट नहीं की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेरा पिछले कल आ गया है। 1 मंथ के लिए मुझे 30 क्लासेस लेनी है, 30 लाइव क्लासेस। और 30 लाइव क्लासेस अगर आपने ज्वाइन कर ली, हम मैक्सिमम 1500 MCQ डिस्कस कर लेंगे उसमें, ठीक है। इतना तेज हम करेंगे। डेली की हम 50 MCQ वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और 1500 तक इसको ले जाएंगे, यानी कि 500 आपके हो जाएंगी एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, और आपका बढ़िया हो जाएगा हिस्टोग्राफी भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्लस ज्वाइन करने की, प्लस ज्वाइन नहीं करना है। सब लोग स्टूडेंट हैं, पैसे बड़े कम होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरे पास भी पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो सब लोग मिलके करेंगे, एक दूसरे से सीखना है सबको और हमको भी सीखना है आपसे। चलिए ठीक है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है, ठीक है। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सर लाइव क्लासेस की वीडियो बाद में अनअकैडमी पर मिल जाएगी क्या? हाँ जी, बाद में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मज़ा लाइव में है वो मज़ा आपको बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बाद में भी देख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेते फिर अलविदा आपसे। आप सब क्लास में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई क्लास में नए जोश के साथ, कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। फिर सब लोग शाम को 10 बजे भी हमारा लाइव क्लास होता है, उसको भी आप अटेंड करिए। मैं सोच रहा हूँ कि दिन में 2-2 क्लासेस ली जाएं, ठीक है। अगर अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया तो अनअकैडमी पर भी 2 क्लासेस लूँगा मैं, एक सुबह एक शाम को, वहाँ पे भी 1-1 घंटे की क्लास होगी। चलिए, यहाँ पे तो हमारा ऐसा रहता है कि हम ले सकते हैं 35 मिनट 40 मिनट, लेकिन जो अनअकैडमी पे है वहाँ पर 60 मिनट का पूरा क्लास होगा, 1 घंटे का पूरा क्लास होगा, और उसमें हम मैक्सिमम MCQs कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है और आपने अपना स्कोर देखा ही होगा, आपने अपना स्कोर खुद देखा होगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। आपका 10 में से कम आउट ऑफ 9 तो होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, और 8-7 एवरेज था। तो वैसा नहीं है, आपका अच्छा तैयारी है, आपका एवरेज स्कोर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप खूब तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करना है सबको। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। सर आप कब से अटेंड कर रहे हैं अनअकैडमी? अनअकैडमी पे कल क्लास हो जाएगी या आज शाम को, ठीक है। मुझे एक बार उनसे बात करना है ताकि वो मेरी फर्स्ट क्लास को रिव्यू कर दे। मेरा सब कुछ आ चुका है, वो एग्रीमेंट उनके साथ करना होता है, वो मैंने साइन कर दिया है पिछले कल। चलिए, और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए आप जल्दी से, फिर हम इस लाइव क्लास को डिसकंटिन्यू करते हैं, डिसकनेक्ट कर देंगे फिर उसके बाद। चलिए, किसी को कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं और आप भी पढ़ाई कीजिए। और हाँ, और अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कर लें सब लोग, ठीक है। वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस है, कोई पैसा पे नहीं करना है, और शायद मैं प्लस कोर्स नहीं ज्वाइन करूँ, ठीक है। हम आपको फ्री में ही पढ़ाएंगे, हम नहीं चाहते कि आप लोग प्लस ज्वाइन करें, ठीक है। प्लीज़ बताना अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप प्रकाश चंद को सर्च कीजिए, प्रकाश चंद, मेरा आपको प्रोफाइल वहाँ पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं उसका लिंक दे दूँगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगा, तो वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर बाय सबको।